होगा कि फजी सेट को क्लासिफाई कैसे करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फजीफिकेशन क्या होती है, क्या प्रोसेस है, फिर फजी रूल्स तक आज देखेंगे। वीक फजीफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और मेथड इम्प्लीमेंटेशन भी जो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा फजी सेट जो है वो हम चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है, हम उस क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि कोई भी मेंबर वन वैल्यू पे रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसी भी एक मेंबर की मैक्सिमम डिग्री ऑफ मेंबरशिप या मेंबरशिप वैल्यू है कि नहीं, इस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन को कहते हैं नॉर्मल फजी सेट, ऐसा फजी सेट जिसके अंदर एटलीस्ट वन मेंबर हैज ए डिग्री ऑफ मेंबरशिप इक्वल टू 1। If the membership function has at least one element in the universe whose value is equal to 1, यानी कि maximum degree of membership है, तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, नॉर्मल फजी सेट। और अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो क्या होगा, सब नॉर्मल। सिमिलरली कॉन्वेक्स फजी सेट होता है और नॉन कॉन्वेक्स फजी सेट। कॉन्वेक्स जो शेप है, अगर ऐसा फजी सेट हो जो स्मूथली राइज हो रहा हो, स्मूथली डिक्रीज हो रहा हो, जिसमें एक पीक आए, ठीक है, इस तरह के फजी सेट को हम लोग कॉन्वेक्स फजी सेट कहते हैं, शेप की वजह से। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो रहा हो, मल्टीपल इंक्लाइंस हो, डिक्लाइंस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्वेक्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ द मेंबरशिप फंक्शन हैज मेंबरशिप वैल्यू दोस आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपको ये कॉन्वेक्स फजी सेट कहलाएगा। अगर ये कंडीशन ना हो तो क्या कहलाएगा, नॉन कॉन्वेक्स फजी सेट। ठीक है, फजी सेट की क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास अगली चीज है फजीफिकेशन। आपको फजीफिकेशन के प्रोसेस जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आपके जहन में फजीफिकेशन क्या होगा, व्हाट इज फजीफिकेशन? जोर से बोलें। सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फजीफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट क्रिप्स वैल्यू इनटू फजी वैल्यू। ठीक है, क्रिप्स सेट्स को फजी सेट्स में कन्वर्ट करें। क्रिप्स सेट हमने अच्छी से पढ़ लिया, उसमें या तो मेंबर होगा, एग्जिस्ट करेगा, या एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो हम उस एलिमेंट को, उस मेंबर को शो करेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हम उस मेंबर को सेट के अंदर शो नहीं करते। याद है ना, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। लेकिन फजी सेट में क्या होता है कि मेंबर एग्जिस्ट करता है लाजमी तौर पे, हम उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि क्या डिग्री, क्या मेंबरशिप वैल्यू उस सेट के अंदर मौजूद है, 0 है, 1 है, या कोई भी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है। ठीक है, तो इसी चीज को जो फजीफिकेशन कहते हैं, दैट इन्वॉल्व असाइनिंग मेंबरशिप वैल्यूज टू द गिवन क्रिप्स क्वांटिटीज। क्रिप्स क्वांटिटीज को फजी वैल्यूज में आप कन्वर्ट करते हैं। इसके 6 प्रोसेस हैं, डिफरेंट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 6 प्रोसेसेस में ये 3 हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, ये इनके ऊपर अलग से बुक्स लिखी हुई है, जेनेटिक एल्गोरिथम के ऊपर तो पूरे कोर्सेज हैं, 6 आते हैं। न्यूरल नेटवर्क तो आजकल आप न्यूरल नेटवर्क में चले, इतनी ब्रांचेज हैं कि एक ब्रांच पे एक कोर्स मौजूद है। ठीक है, तो हम ये शुरू के 2-3 मेथड्स देख लेंगे, बाकी इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को मैं बता दूंगा यहाँ पे, आप लोग समझ लीजिएगा, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क इस कोर्स का सेकंड पार्ट है। जब न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे तो आपको वो न्यूरल नेटवर्क वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। जेनेटिक एल्गोरिथम बहुत मुश्किल है, नॉर्मल यूज़ को लोग यूज़ नहीं कर रहे होते, बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ पे इंडक्टिव और जेनेटिक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। अच्छा, इंडक्टिव सीजनिंग की ये रीजनिंग है, बेसिकली ये रीजनिंग होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। इंडक्टिव रीजनिंग वहाँ पे यूज़ होती है जब आपके पास डाटा सेट स्टैटिक हो और बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में हो। ठीक है, वो भी आगे आ जाएगा। इंट्यूशन का मतलब क्या है? गट फीलिंग्स, या आपके जो सेंस हो या एक्सपीरियंस के बाद आपके जो इंट्यूशंस होती है, या उर्दू में क्या कहेंगे,
30 हिस। और कोई आसान तर्जुमा करें। ये वाला ऐसी नहीं चल रहा है, 27 पे क्यों चलाया हुआ है तुम लोगों ने? तो इससे अच्छा तो बाहर का टेम्परेचर है। ये बुला लो किसी को, कोई खलास ऐसे उनमें पसीने क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? इसको भी 20-21 पे कर दो। इंट्यूशंस क्या होती है? बैक टू द टॉपिक। आपको किसी भी चीज को देख के कोई किस तरह कहें इसको, आप अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे किसी चीज को प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है, इंट्यूशन ऐसे ही नहीं आती, आपके कहीं अनकॉन्शियस में कोई चीज़ पड़ी होती है, बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस होता है, आप उसकी बेस पे कहते हैं कि अब ये हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ योर इंट्यूशन। तो इसको इस तरह डिफाइन किया है कि ह्यूमन ओन इंटेलिजेंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जो है वो डेवलप करता है मेंबरशिप फंक्शन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो एग्जांपल ली गई है वो ली गई है मोटर की। आपने मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है। अब आपने कहा कि हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि मोटर की टाइमिंग कंट्रोल करनी है। लेट से आपको पता है आपके घर का ऊपर वाला टैंक जो है 15 मिनट्स में फिल हो जाता है। आपने सुबह ही टैंक फिल किया था, अब शाम में आपने कहा लाइट से जो है ना, हेस्को वालों ने कह दिया, वापडा वालों ने कह दिया 2 दिन जो है ना ट्रांसफार्मर का काम होगा, लाइट नहीं आएगी। तो आपने कहा मैं टैंक फुल कर लेता हूँ। तो ऐसा ना हो पानी ज़ाया हो जाए कि पानी भी नहीं आ रहा, पीछे से जो है ना कैनाल में काम हो रहा है। तो आपने कहा नीचे वाला टैंक भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, ऊपर टैंक जो है ना आधे एक दिन में आधे इस्तेमाल हो जाता है। तो आपने टाइमर देख के अपनी घड़ी से 7 मिनट के लिए जो है अपनी मोटर ऑन कर दी। आपने कहा आधा टैंक 7 मिनट में फुल हो जाएगा तकरीबन। तो ये आपके क्या है, सारे पास्ट एक्सपीरियंस है, इंट्यूशन के बेस पे आपने डिसीजन लिया और आपने उतनी देर के लिए मोटर ऑन कर दी। तो यही सारे एक्सपीरियंस और इसको कंसिडर करके ऐसा बंदा जिसके पास सारी ये एक्सपीरियंस और नॉलेजेस हो और उसको फजी भी पता हो अच्छे तरीके से, एक कन्वर्जन भी आती हो, उसकी उस वो जो है प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये शेप ऑफ यूनिवर्स क्या होगा। आइदर वो जो है ट्रायंगुलर शेप लेगा या बेल शेप लेगा, और इसके जो है कितनी वैल्यूज पे डिवाइड करके और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू सेट करेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे जैसे इन्होंने डिवाइड किया है, लो वैल्यू को दिया है फ्रॉम 0 to 1000 और मिड पॉइंट समथिंग इज अराउंड 500। ठीक है, और मीडियम को एवरेज को इन्होंने जो है 500 से लेके 2000 तक किया है, और 1500 ऑनवर्ड जो है वो इन्होंने कहा कि हाई स्पीड है। ठीक है, तो जो भी ये मोटर कंट्रोल सब डीसी मोटर का जो भी एक्सपीरियंस बनता था उससे इन्होंने डिस्कस करके ये शेप बनाए। ठीक है, इसको इंट्यूशन कहते हैं। नॉर्मली छोटे सिस्टम्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम नहीं होता, जहाँ पे आपको ट्यूनिंग की लेवरेज होती है आप कर सकते हैं, वहाँ पे आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप। ठीक है, और इसमें कोई भी आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम या मैथमेटिकल लॉजिक या फैक्ट्स नहीं चाहिए होते, आप कहते हैं बस मेरा एक्सपीरियंस है, आप ये वैल्यू सेट कर दें। ठीक है, सेकेंड वन इज इन्फेरेंस। इन्फेरेंस जो है वो आप डिडक्टिव रीजनिंग पे बेस करता है, और आपके पास जो है ना फैक्ट्स और नॉलेज होने चाहिए। किसी फैक्ट के बेस पे, कोई लॉजिकल रीजन के बेस पे, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे आप ये डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है ट्राइंगल की। ट्राइंगल सबको पता है क्या होता है? व्हाट इज ट्राइंगल? डेफिनेशन बता दें, आप सब पीएचडी मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। कोई भी ऐसा शेप जिसकी 3 साइड्स हो, 3 एंगल्स हो, और एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। सर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब है तीनों क्लोज होंगे, ओपन शेप नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? ए बी सी तीनों एंगल क्या होंगे? 0 से बड़े होंगे और उनका सम क्या होना चाहिए? 180। ये इन्होंने इसकी डेफिनेशन बना दी। अब कोई भी शेप जिसमें 3 साइड्स होंगी वो इस फॉर्मूले पे फिट होगा।
आपने कहा कि ये मेरे पास फॉर्मूला है ट्राइंगल का, लेकिन मुझे जो है ना कैटेगरीज बनानी है। मैंने कहा मैं 4 कैटेगरीज दे देता हूँ। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? 2 साइड्स या 2 एंगल्स इक्वल, ठीक है। दूसरी टाइप में राइट एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तीसरी टाइप जो आइसोसेलेस भी हो और राइट एंगल ट्राइंगल भी हो। तीसरी टाइप है इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसमें क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। और एक जो है ना अदर कैटेगरी बनानी, जो इनमें लाइन करेगा कहां से जाएगा, अदर में चल जाएगा। अब मेरे पास इन सब की डेफिनेशंस भी है, मेरे पास इन सब के फार्मूलाज भी है, ठीक है। ये सब के फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये बताऊं, याद सकते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेंबरशिप वैल्यू ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी 3 एंगल्स हैं, एंगल्स के ऊपर बेस कर रहा है सारा। अच्छा, मेंबरशिप 1 तब होगी जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू कब 0 होगी? उस वक्त 0 होगी जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होगा उसी की मेंबरशिप फुल होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेट के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही है वो? अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा है, हमने कहा दो साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो हमने a माइनस बी क्या, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और फिर हमने कहा कि c को चेक कर लेंगे b के साथ, b माइनस सी, ठीक है। अगर कोई दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा, आ जाएगा, सब श्योर है इस बात पे। मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू एंड 0 विल बी इक्वल टू 0 होगा। 0 into anything 1 minus 0 1। तो अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं वो कहाँ लाइक कर जाएगा, उसकी 100% या 1 वैल्यू आ जाएगी डिग्री ऑफ मेंबरशिप कहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेट के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सेट हो गया, ठीक है। अब ये वाला दूसरा फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल का। आपको पता है ए जो एंगल होता है जो बेस और परपेंडिकुलर के साथ बनता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर वो 90 होगा, 90 माइनस 90 0, ये सेट 0 हो गई तो किसका मेंबर बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन्होंने कहा कि मिनिमम लेंगे या तो इसका या मिनिमम लेंगे इसका, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आप लिख दें, ठीक है। सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता है? ये वाला एक ऐसा ट्रायंगल जो कि आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। वो कब आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जब उसकी आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों में मेंबरशिप क्या कर दी जाए, बराबर कर दी जाए ना। तो अगर एक ऊपर चली जाएगी तो किस लेवल पे जो वो इंटरसेक्शन निकलता है, मिनिमम पे निकलता है ना इंटरसेक्शन, तो हमने यहाँ पे मिनिमम ले लिया, ठीक है। समझ में आई अब बात? जिनको पहली डेफिनेशन समझ में आई वो उधर स्टक हो जाए, जिनको दूसरी समझ आई वहां स्टक हो जाए क्योंकि दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों डिफरेंट एंगल से डेफिनेशन है, ठीक है। तो हो सकता है किसी को कुछ तरीके से समझ आता है, किसी को डिफरेंट तरीके से समझ आता है। ये समझ में आ गई डेफिनेशन? अच्छा, अब इसको ही इन्होंने एलैबोरेट कर दिया कि यहाँ पे लिखा है 1 माइनस मैक्स ऑफ दिस वैल्यू कॉमा दिस वैल्यू, ठीक है। 1 यहाँ से कॉमन बाहर निकाल दिया, माइनस आ गया, सिर्फ इन दोनों में मैक्सिमम कर दिया, ठीक है। अभी करेंगे आप लोग, अभी आप लोग करेंगे, कितना टाइम में लगा इसके लिए। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर सारे एंगल इक्वल है तो कोई से भी दो एंगल माइनस कर दो, 0 आना चाहिए। 0 आएगा तो वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आइसोसेलेस नहीं होता तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही होगी, वो उसकी मेंबरशिप 1 से क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा 85 आ जाएगा, 85 माइनस 90 माइनस 5 आएगा, वो डिवाइड बाय समथिंग वैल्यू माइनस होकर यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये सारी चीजें कैलकुलेशन की।
और अगर ये नहीं होता, इन सब में नहीं होता, तो आखिर में क्या करना है, आपने मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू करके जो है ना वो लिख देना। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये फॉर्मूले लिख लिया आप लोगों ने, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को चाहिए होंगे। मुझे पता था, इसलिए मैंने फॉर्मूला अगली स्लाइड पर शो किया। अब आप जो है अब आपने एक फैक्ट्स और नॉलेज की बेस पे आपने डेफिनेशन बना ली कि मुझे जो भी वैल्यू आ रही है रियल टाइम में उसको फजी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और फजी में कन्वर्ट करने के लिए आपने फॉर्मूलास बना लिए, और ये फॉर्मूले से आपको उस एलिमेंट की क्या आ जाएगी, मेंबरशिप वैल्यू आ जाएगी हर सेट के अंदर। ठीक है, अब आपने इनपुट लेना शुरू किया, आपने सैंपल नंबर 1 इनपुट लिया, आपने इसके अंदर वैल्यूज रखी और हर सेट के अंदर इसकी मेंबरशिप वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर सेकंड सैंपल आएगा, फिर थर्ड सैंपल आएगा, फिर फोर्थ सैंपल आएगा, जितने सैंपल आते हैं आप उसकी जो मेंबरशिप वैल्यूज निकालते रहेंगे। ठीक है, इससे आपका फजी सेट पॉपुलेट हो जाएगा, फिर आप उसको आगे फजी इन्फेरेंस सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। ये एग्जांपल जो दी हुई है, 3 एंगल्स गिवन है 45, 50 और 85। इसको पुट करके सबकी वैल्यूज निकालें कि मेंबरशिप आइसोसेलेस में कितनी है, राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी है, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल में कितनी मेंबरशिप आ रही है, इक्विलेटरल में कितनी आ रही है और अदर में क्या आ रही है। पहले का क्या आंसर है? 0.94। 916। दूसरे का 0.94। किसका? 1 पॉइंट आइसोसेलेस का, राइट एंगल का। कैसे? 85 माइनस 90 माइनस 5 मोड लिया था प्लस 5 डिवाइड बाय 90, 5 डिवाइड बाय 90, 1 माइनस दैट वैल्यू बाय 0.95। ठीक है, वैसे अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में दिया जाए तो आपको कितना टाइम चाहिए होगा? 1 घंटा। कि 2 नंबर का ही पेपर करना है क्या आपने, बाकी का नहीं करना? कितने का होना चाहिए? 5। चलिए ठीक है। आप लोग मास्टर्स और पीएचडी लेवल के हैं तो थोड़ा सा लेवल भी। अब आप रिसर्च कर रहे हैं, अपनी थ्योरी बना रहे हैं, तो एक फार्मूला बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको? फैक्ट्स पे होना चाहिए, लॉजिकल होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब थर्ड वाले का आंसर सिंपल क्या करना है, मिनिमम ऑफ दिस एंड दैट। मिनिमम ऐसे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ का क्या आ रहा है? इक्विलेटरल का 0.7। हो गया। अदर में क्या आएगा? आया भी है, ये देख के बता रहे आप लोग। इन्फेरेंस समझ में आ गया? ये एक एग्जाम्पल और करें। मैटलैब तो आप सबको आती है ना, मैटलैब तो यूज की हुई आप लोगों ने।
यहाँ पे हम कॉफी नहीं बेचते, चाय बेचते हैं। अच्छा, चले अब तीसरी तीसरी टाइप की रैंक ऑर्डरिंग। रैंक ऑर्डरिंग बहुत आसान है। आपने क्या किया कि आपने कहा कि मैं जो हूँ नम्स के लिए जो एक ऐप बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने एक सर्वे फॉर्म बनाया और आपने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी कलेक्शन करी डाटा में, उस डाटा के ऊपर जो है आपने रैंक ऑर्डर कर दिया कि इस टाइप की ऐप होनी चाहिए, इस पे 1000 वोट आए, दूसरी टाइप पे 2000 वोट आए, तीसरी टाइप पे 3000 आए, तो उस हिसाब से आपने उसको रैंक ऑर्डर कर दिया। तो दिस इज द मोस्ट सिंपल मेथड। Assessing preference by a single individual or a committee or a pool and other opinion method can be used to assign membership values to a fuzzy system। ठीक है, इसको इस तरह देखें, बल्कि ये वाला खोलेंगे। आपने एक पूल लिया, आपने कहा कि 1 2 3 4 5 5 कलर्स हैं, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन एंड ब्लू। आपने ये सोचा कि आईबैट का लोगो डिजाइन हो रहा है, अब उसका कलर क्या होना चाहिए। आपने स्टूडेंट से सर्वे किया, उनसे पूछा आप रेड कलर प्रेफर करते ऑरेंज पे, येलो पे, ग्रीन पे, ब्लू पे, ये आपने सर्वे किया, या आप ऑरेंज कलर प्रेफर करते रेड पे, येलो पे, ग्रीन पे, ब्लू पे। इसी तरह आपने प्रेफरेंस पूछ लिया, कौन से कलर को प्रेफर करते हैं, किस पे लोगों बनाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल रेड के लिए को प्रेफर किया लोगों ने, ऑरेंज के ऊपर 570 लोगों ने प्रेफरेंस दी, ठीक है। रेड को प्रेफरेंस दी, येलो पे 525 पीपल्स दी, एंड सो ऑन। आपने इन सब का टोटल निकाल लिया, टोटल वोट पड़े 2248, रेड को पड़े 2377, ऑरेंज के वोट आए 1782, येलो के आए 2087, ग्रीन एंड 1506 जो ब्लू के वोट आए। टोटल आपने जो वोट कास्ट करवाया पूल किया वो 10,000 का था। अब इस 10,000 में आपने परसेंटेज निकाली, इस परसेंटेज पे आपने रैंक दे दिया। फर्स्ट रैंक किसको मिला, ऑरेंज को, सेकंड रेड को, थर्ड ग्रीन, फिर येलो एंड ब्लू। अब ऑरेंज जो है ना उसको सबसे ज्यादा वोट पड़े, ऑरेंज विनर हुआ, तो इसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी 1। इस 1 के रेफरेंस से आपने बाकी की मेंबरशिप वैल्यू इस परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करी। आपने कहा 23.8 इज 1, ठीक है, कर सकते हैं ना। इसको 1 रैंक दे दिया, फिर रेड को, फिर ग्रीन को, येलो को और ब्लू को, एंड सो ऑन, ठीक है। इस परसेंटेज के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। नॉर्मलाइज करना तो आता है ना, नॉर्मलाइज करना तो आता है, कैसे करते हैं। इन सब वैल्यूज को 23.8 से डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करें 23.8 से 22.252, 22.5 डिवाइड बाय 23.8 0.9, ये मेंबरशिप वैल्यू होगी रेड की। 23.8 डिवाइड बाय 23.8 1, ये मेंबरशिप वैल्यू हो गई ऑरेंज की। 17.8 डिवाइड बाय 23.8 0.7 हो गई येलो की। 20.9 डिवाइड बाय 23.8 0.8 हो गई ग्रीन की। 15 डिवाइड बाय 23.8 0.6 की हो गई ब्लू की, ठीक है। सबकी मेंबरशिप वैल्यू आ गई। कोई कंफ्यूजन रैंक ऑर्डरिंग में नहीं है। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क को हम अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, मेट्रो के बाद हम आराम से न्यूरल नेटवर्क को पढ़ेंगे, ठीक है। जेनेटिक एल्गोरिथम का एक डेफिनेशन देखना। बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिथम क्या करता है कि ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस चेक करता है कि क्या किसका परफॉर्म करते हैं। तो उसमें से जो बेस्ट होता है उसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये वाला एल्गोरिथम सबसे फिट है, ठीक है। तो उसको जो है ना सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसको फिर आप क्या कहते हैं प्रोसेस से गुजारते हैं, रिप्रोडक्शन के, क्रॉस ओवर के, म्यूटेशन के, फिर दोबारा क्रिएट करते हैं ये लूप को, और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और इस लूप को कंटिन्यू करते हैं अनटिल अनलेस के कोई आपका आंसर जो है कन्वर्ज कर जाए,
ठीक है, मैंने कभी जेनेटिक एल्गोरिथम यूज नहीं किया तो इसको मैं डिटेल में आपको बता नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको इसकी डिटेल में जानना है तो आई थिंक जेनेटिक एल्गोरिथम के तो ऊपर काफी ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और बहुत डीप इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो क्लास के बाद मुझसे डिस्कस कर सकता है। आई विल ट्राई टू माय बेस्ट टू हेल्प हर और हिम। ठीक है, और इस कोर्स के हिसाब से तो इसकी डेफिनेशन ही काफी है, क्योंकि अगर इसमें आप डीप जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और इन द एंड सोल्यूशन क्या आएगा, आपकी क्रिस्प वैल्यू फजी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल और इजी मेथड्स हैं, उसको क्यों फॉलो ना करें। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ये भी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ मेंबरशिप फंक्शन होता है, लेकिन इसके लिए इसका जो ड्रॉबैक है वो ये होता है कि आपको इसके लिए अबंडेंट डाटा चाहिए और स्टैटिक डाटा चाहिए जो चेंज ना हो। ठीक है, और ये यूज होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए, और हम ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये फजी के भी एडवांस लेवल पे जाके आते हैं, तो दिस इज आल्सो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कोर्स, तो इसको मैं स्किप कर दूं। ठीक है, बाकी जो बेसिक 3 मेथड्स आपको मैंने करा दिए वो आपने अच्छे से पकड़ लेने। चौथा मेथड न्यूरल नेटवर्क का हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब फजी रूल हमने शुरू में डिस्कस किए थे पहली दूसरी क्लास में। फजी रूल से 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है? इफ एंड एल्स होता है। तो इसको क्या कहते हैं, हमने इसका नाम लिखा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इफ x इज a then y इज b। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो आपकी वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। बाइनरी लॉजिक है, इफ स्पीड इज ग्रेटर देन गेट देन स्टॉपिंग डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, बाइनरी लॉजिक है कि अगर ये इससे ऊपर चली गई, जो हमने क्रिप्स में देखा था बाइनरी लॉजिक की, अगर हाइट 180 या उससे ऊपर है तो आप उसको टॉल कह देते, 180 से लेस है तो उसको शॉर्ट कह देते। ठीक है, बिल्कुल क्रिप्स वैल्यू थी। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको हम अगर फजी से रिप्लेस कर दें, क्रिप्स वैल्यू को हम फजी से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखा होता है 100, यहाँ पे हमने लिखा फास्ट, पूरा फजी सेट दे दिया। ठीक है, फास्ट फजी सेट दे दिया। अगर स्पीड फास्ट है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज लॉन्ग, लॉन्ग इज आल्सो अ फजी सेट। तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फजी रूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप ये 2 चीजें समझ लें कि अगर इफ के साथ जो चीज आ रही होती है आपका इनपुट साइड होती है, ठीक है, और जो देन के बाद होता है वो आपके आउटपुट साइड होती है। हम कल सिमुलेशन जब करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, इफ और देन। ठीक है, फजी रूल का सिर्फ एक काम होता है, वो इनपुट फजी सेट को आउटपुट फजी सेट से रिलेट कर देते हैं, बस। इसके अलावा फजी रूल्स का कोई और काम नहीं है। अब आप बोलेंगे कि हमने फजी रूल पढ़ा कि जिसमें इफ स्पीड इज फास्ट देन स्टॉपिंग डिस्टेंस इज लॉन्ग, यानी एक इनपुट और एक आउटपुट, अगर मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो क्या होगा, मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो रूल कैसे रिलेट करेगा इनपुट को आउटपुट से। और एंड हमने कॉन्जक्शन मैंने बताए थे आपको एक क्लास में कि हम और या एंड यूज करेंगे। ठीक है, if project duration is long and project staffing is large and project funding is inadequate, then this case high। अच्छा, ट्रू होना जरूरी नहीं है 100%, क्योंकि दिस इज अ फजी, तो यू हैव सम एक्सटेंट। ठीक है, अगर हम बाइनरी में बात कर रहे होते तो ट्रू होना जरूरी होता। अच्छा, लॉन्ग जो है वो उसकी अपनी सेल्फ कोई मीनिंग नहीं है, इट्स अ फजी सेट। वो फजी सेट आपने किस तरह डिफाइन किया, इट्स अ ट्रू। इसी तरह लार्ज, लार्ज मेरे हिसाब से 10 हो सकता है, आपके हिसाब से 100 हो, किसी और के हिसाब से 1000 हो। तो ये लार्ज जो आपने डिफाइन किया होगा फजी सेट, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल आउटपुट भी हो सकते हैं। इफ टेम्परेचर इज हॉट
then hot water is reduced, cold water is increased. आप कहीं पे रूम कंट्रोलिंग टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं वाटर सप्लाई के थ्रू, आपने एक जगह हॉट वाटर की ट्यूब रखी है, एक जगह कोल्ड वाटर की करी है, तो आप रूम का टेम्परेचर इनके फ्लो से चेंज कर सकते हैं। तो आपने हॉट की एक फजी सेट बनाया हुआ है, हॉट कैटेगरी में जा रहा है आपका टेम्परेचर, तो वो हॉट वाटर को क्या करेगा, रिड्यूस वाले फजी सेट में ले जाके जो वैल्यूज होगी सेट कर देगा, कोल्ड वाटर को इंक्रीज वाले फजी सेट से सेट कर देगा वेरिएबल को। ठीक है, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया रूल के इफ और देन। इफ कहाँ पे होता है, इनपुट साइड पे होता है, और देन आउटपुट साइड पे होता है। अब हमने यहाँ पे दो फजी सेट आपको शो किए, एक है टॉल का और एक है हैवी का। ठीक है, इनपुट हाइट है, ठीक है, टॉल फजी सेट है इनपुट साइड का, आउटपुट वेट है, और हैवी जो है वो फजी सेट है आउटपुट साइड का। जो हैवी और टॉल आप डिफाइन करेंगे, हाइट इनपुट होगी जो यूजर देगा, वेट आउटपुट होगा जो प्रोसेस के बाद आएगा। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अब किस तरह रूल रिलेट करते हैं इनपुट को आउटपुट से, वो यहाँ पे मेथड दिखाया हुआ कि आपने कहा फॉर एग्जांपल आपने इनपुट लिया 180 के अराउंड, यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी 184, लेट्स से 184 आपने हाइट इनपुट ली, ठीक है, और आपने इस पे जो मेंबरशिप वैल्यू निकाली है इट्स अराउंड 0.3, तो ये 0.3 आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट साइड पे कहाँ है, यहाँ है 0.3 और आपके वैल्यू आउटपुट पे आ जाएगी, यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी 76। ठीक है, तो वेट जो है वो आउटपुट में क्या आएगा 76 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की डायरेक्ट इंडिकेशन को हम लोग कहते हैं मोनोटोनिक सिलेक्शन। ठीक है, जहां पे एक रूल होगा तो एक फाइलिंग होगी। ठीक है, अगर दो रूल्स होंगे तो मल्टीपल फाइलिंग होंगी और फिर एंड में उनका सबमिशन आएगा। ठीक है, डिफजिफिकेशन हम कल देखेंगे तो उसमें पता चलेगा सबमिशन कैसे आएगा। ये लास्ट एग्जाम्पल है, ये कर लें फिर हम छुट्टी करते हैं। किसी को चाय वगैरह चाहिए तो बता दें, मंगवा लेते हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल पे फोकस करना है, कल इसी की सिमुलेशन करेंगे हम लोग। नजर आ रहा है सबको? पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे क्या कह रहा है इसमें। क्या डिमांड करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये एक एग्जांपल है एयर कंडीशनिंग कंट्रोलर की। ठीक है, कि आपने रूम की कर ले या किसी भी टैंक की कर ले, कहीं की भी कर ले, कि एयर कंडीशनिंग कंट्रोल कर ले उसकी एयर से, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी एयर को क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, जिससे उसकी ह्यूमिडिटी भी रेज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि ये एयर कंडीशनिंग की लो और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कैसे होगा, कि इसके जो कूलर लगे हुए ना थर्मोस्टेट की, उसमें एयर होगी, एयर को कंट्रोल कर रहे होंगे लोग, हॉट एयर इन कर रहे होंगे और ऑन कर रहे होंगे, क्लोज कर रहे होंगे, ऐसे ही। ये the cooler is under thermostatic control. Generally, the amount of air being compressed is proportional to the ambient temperature. Consider air conditioner which has 5 control switches: cold, cool, pleasant, warm, hot. The corresponding speed of the motor controlling the fan on the air conditioner has the graduation minimum, slow, medium, fast और blast. तो इनपुट क्या और आउटपुट क्या होगा?
अच्छा, ये तो सबको समझ में आ गया। एक तरफ ये है कोल्ड, कूल, प्लेजेंट, वार्म, हॉट टेम्परेचर। दूसरी तरफ है मिनिमल, स्लो, मीडियम, फास्ट, ग्लास। ये फैन की स्पीड है। ये सबको समझ में आ गया। एक तरफ टेम्परेचर है, एक तरफ फैन स्पीड है। तो अब कितने लोग कह रहे हैं टेम्परेचर जो है वो इनपुट होगा? हाथ खड़ा करें। और कितने लोग कह रहे हैं कि फैन जो है वो इनपुट? अभी वोटिंग हो रही है, लड़ाई क्यों शुरू कर दी? सबको हक है अपनी इज़हार राय का, ठीक है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते हैं, ठीक है। आप ये बताएं, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट करते हैं या फैन की स्पीड सेट करते हैं? फैन की स्पीड उस वक्त जरूरत पड़ती है जब आपको थोड़ा दूर तक चाहिए होता है। उसका टेम्परेचर आप राइज करिए। आप इसका जो है ना टेम्परेचर 30 कर ले, फैन की स्पीड जितनी बढ़ाते रहे, जो रूम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा इसके थर्मोस्टेट को ऑन ऑफ करने से होगा। फैन की स्पीड कुछ भी कर दें आप टेम्परेचर इसका 30 सेट कर दें और यहाँ बैठे रहें कि अभी 20 डिग्री हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इट्स मेन जो आपका टेम्परेचर इनपुट है, ठीक है। तो यही मैं अंडरस्टैंडिंग सबकी एक पेज पे लेके आ रहा हूँ। सब क्लियर हो गया? टेम्परेचर इज द मेन थिंग जिसे हम कंट्रोल, जो इनपुट देंगे कि ये टेम्परेचर में रिक्वायर्ड है। अब ये इसकी स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है कि स्पीड बढ़ाए, थ्रो बढ़ाए, कुछ भी करे, ठीक है। फैन की स्पीड किस तरह से? देखो, आपने एक बर्फ रख दी, ठीक है। अब आप उसके पास बैठ गए कि अब मुझे ठंडी हवाएं आएंगी। उस वक्त तक नहीं आएंगी जब तक आप फैन पीछे चलाए नहीं। समझ गए पॉइंट? ठीक है। तो जब हमने टेम्परेचर सेट किया तो यहाँ से फैन चलना शुरू हुआ, क्योंकि अंदर क्या होता है, आपका जो कॉइल्स लगे होते हैं वो उसमें कौन सी नियोन गैस होती है, कौन सी जो चल रही है 410A, जो R410A 410A ना, तो वो ठंडी आ रही होती है, उसे कॉइल को ठंडा करिए, पीछे से ब्लोअर की स्पीड आती है फैन की, तो वो आगे आपको पुट करता है, ठीक है। तो फैन जो है वो स्पीड हमें दे रहा है और हम यहाँ से टेम्परेचर उसे इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास इनपुट सेट के फजी सेट्स आ गए, ठीक है। पहला फजी सेट है कोल्ड का, दूसरा कूल, प्लेजेंट, वार्म और हॉट। अच्छा, आपको पेपर में ऐसा टेबल भी आ सकता है और पेपर में आपको ग्राफ भी आ सकता है इस तरह का, ठीक है। तो आपको ग्राफ से टेबल बनाना भी आना चाहिए और टेबल से ग्राफ बनाना भी आना चाहिए। अच्छा, अब जब इस तरह का टेबल आएगा तो साथ में आपको ये लेजेंड्स बताए होंगे, y प्लस का क्या, y स्क्वायर का क्या मतलब है, y का क्या मतलब है, n का क्या मतलब है। y का मतलब है टेम्परेचर वैल्यू बिलोंग्स टू द सेट, और वो वैल्यू कहां से कहां तक होगी, बिटवीन 0 एंड 1 होगी। जब y स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या वैल्यू क्या है, 1 है, और अगर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब वैल्यू है 0। अब आप मुझे इसका ग्राफ बना के दिखाएं कोल्ड का। ये टेम्परेचर गिवन है 0 से लेके 30, तो आपका एक्स एक्सिस क्या हो गया 0 से 30, वाई एक्सिस पे आपके पास वैल्यू कहां से होगी 0 से 1। पहला आपका फजी सेट बनेगा कोल्ड का, और ये कह रहे हैं 0 पे ये 1 होगा, 5 पे ये कोई भी वैल्यू हो सकती है बिटवीन 0 एंड 1, और 10 पे ये जाके 0 हो जाएगा। तो आपको 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? 2 पॉइंट फॉर्मूला याद है लाइन का सबको? पहला पॉइंट है 0,1, सॉरी ये कौन सा y ये x एक्सिस है 0,1, और दूसरा पॉइंट है 10 का और 0। 2 पॉइंट पता है, स्लोप आ जाएगा, लाइन इक्वेशन आ जाएगी। लाइन इक्वेशन आने के बाद आप 5 वैल्यू पुट करके ये वाली वैल्यू निकालेंगे।
निकाली ये आज की मैंने कहा आपकी एग्जाम के लिए आपको पता है जितनी जल्दी करनी है। ये 5 पे जो है y की वैल्यू निकाल के बताएं क्या आ रही है। ठीक है, तो आप जो है ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी लाइन इक्वेशंस निकालें, आप डायरेक्ट ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी पिक्चर ले लें, इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। हमेशा याद रखिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ज्यादा पॉइंट्स की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे आपके पास वैल्यू स्टार्ट होगी 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अच्छा, और ये भी याद रखिए कि अगर यहाँ पे इन्होंने 12.5 दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे अगला जो है 12.5 ले लिया, ये इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। अगर एक स्मॉल बॉक्स आपने 1 के बराबर लिया है तो वो हमेशा 1 के बराबर ही जाएगा, जो रूल्स आपने मैट्रिक में पढ़े होंगे। इसी तरह 0 और 1 यहाँ पे y एक्सिस पे आ गए। अब आपके पास कोल्ड वाला फजी सेट है। कोल्ड क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में मेरी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आपने ये पॉइंट यहाँ पे बना दिया। अब वो कह रहे हैं 5 पे कोई वैल्यू है जो बिटवीन 0 एंड 1 है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमें इस कोल्ड की 0 वैल्यू पता है कहाँ होगी। ये जाके ये 0 हो रहा है 10 पे जाके। ठीक है, तो हमने कहा कि बीच की जो वैल्यू है हमें जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स मिल गए तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम ये वाली वैल्यू को 0 वाली वैल्यू को 10 वाली वैल्यू से कनेक्ट कर देंगे, हमारे पास ये कोल्ड का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन? अच्छा, दूसरा हमारे पास फजी सेट है कूल का। कूल कह रहा है मैं 0 हूँ 0 पे, ठीक है, और 5 पे मेरी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। फिर वो कह रहे हैं 10 पे भी मेरी कोई वैल्यू है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। फिर वो कह रहे हैं 12.5 पे जाके मेरी वैल्यू मैक्सिमम हो गई है, बंद हो गई है। तो अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है 12.5 पे क्या हो गई, 1 हो गई है। हमने उसको स्पॉट कर लिया। अब 0 और 1 को हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह ये आगे कह रहे हैं मैं 1 से फिर डिक्लाइन भी करूंगा और मैं जाके दोबारा 0 होगा 17.5 पे। सही है। अगला ग्राफ किसका है, प्लेजेंट। प्लेजेंट कह रहा है मैं 17.5 पे पीक वैल्यू है, लेकिन मैं उससे पहले 15 पे 0 था, तो आपने 0 वाली 15 पे 0 प्लॉट किया, फिर 17.5 पे आपने 1 प्लॉट किया, तो आपके पास एक लाइन इस तरह आ गई। ठीक है, अगला आगे क्या कह रहा है, दोबारा 20 पे कह रहा है मैं 0 हो जाऊंगा, तो अगली लाइन ऐसी है। ठीक है, ये प्लेजेंट हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? डायरेक्ट टेबल से आप ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ से टेबल बना सकते हैं। आगे इसको कंप्लीट करें। ले लो, पिक्चर लेनी है ले लो।
ये मैं स्लाइड्स भेज दूंगा तुम्हें, वीडियो भी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, पिछली वाली भी अपलोड कर दी है, देख लीजिएगा आप लोग। इनपुट साइड का फजी सेट हल किया पूरा, ये कैसे बना, इसमें किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप आई थिंक है कंफ्यूजन कोई? ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। सेम मेथड में लगेगा इस पे, उसी तरह y स्टाइल इज 1, y is between 0 and 1, n is 0, ग्राफ बनाना। वही चल रही है, एयर कंडीशन वाली एग्जांपल चल रही है, उसमें शुरू कौन सा था? ये रहा। ये ले चुके हो तुम यार, तुम ले चुके वाली तस्वीर। ठीक है, ये आपके आउटपुट साइड का स्पीड का हो गया ग्राफ। ये मैं ग्रुप पे आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग कितने परेशान हो रहे हैं। बुक के अंदर भी आई थिंक मौजूद होगी, जो आपने बुक कभी खोल के नहीं देखी होगी। ठीक है, यहाँ से हम फिर ये आप करके लेके आएंगे, ग्राफ बना के लेके आएंगे, फिर ग्राफ से आगे हम रूल बेस को डिस्कस करके आगे सिमुलेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन?